हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। शिक्षण विधि, भाषा की शिक्षण विधि, चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे संस्कृत की हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और सवाल आते ही आते हैं सीटेट में। तो एक एक को समझते हैं मेथड को। सबसे पहला है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे मैं बोलूँ, मैं आम खाती हूँ, मैं को मैंने किया आई, आम को मैंगो, खाती हूँ को लिखा ईट। तो आप मातृभाषा से जो द्वितीय भाषा, जो टारगेट लैंग्वेज है, जिसको सीखना चाहते हैं, उसमें जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो कहलाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें आपका पढ़ने और लिखने पर ज़्यादा बल होता है, बोलने और सुनने पर इतना बल नहीं देते। बहुत ही पुराना मेथड है, हम सब ने भी अंग्रेजी ऐसे ही सीखी, नियम हमें रटवा दिए जाते थे, है ना। प्रथम भाषा का प्रयोग करके हम सीखते थे, है ना। एक आती थी किताब जिससे ब्लू कलर की, जिससे हम ऐसे ट्रांसलेशन से जो है सारे नियम सीखते थे। तो ट्रांसलेशन होती है प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा की। स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट के मुकाबले। फिर दूसरी विधि आई आपकी, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड, जो कि फ्रांस और जर्मनी में लेट 19वीं शताब्दी में आई। इसमें कहा कि जो आपको टारगेट लैंग्वेज, यानी जो आप भाषा सीखना चाहते हैं, बस उसी में बोलिए, उसी में पढ़िए, मातृभाषा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। भाई ये कहते हैं कि दूसरी भाषा को ऐसे ही सीखे जैसे मातृभाषा को सीखते हैं। जब बोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इन्होंने कहा एवरीडे वोकैब और सेंटेंसेस सिखाइए, शब्दावली और वाक्य, ठीक है। भाषाओं से परिचय, एक्सपोजर दीजिए। डायरेक्ट यूज होगा, जो द्वितीय भाषा को आप सिखाना जा रहे हैं उसकी ग्रामर का आप सीधा प्रत्यक्ष यूज कर रहे हैं। अनुवाद बिल्कुल बैनिश है, प्रतिबंधित है। आगमनात्मक तरीके से, एग्जाम्पल से बच्चा खुद रूल बना रहा है। सुनने और बोलने पर ज़्यादा बल है। पिक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा सकते हैं, शब्दावली यानी कि वोकैब का। एक और मेथड आया, वो आया बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी विधि। इसको सीजे डॉटसन ने दिया था 1960 के लगभग। ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि, और आपका ये जो है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के बीच का है। इसमें मातृभाषा यूज होती है। जैसे कि आपने प्रथम, आप इसको सैंडविच मेथड भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी है और आपकी प्रथम भाषा हिंदी है, तो आप सबसे पहले द्वितीय भाषा में एक वाक्य लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर मैंने प्रथम भाषा में वाक्य लिखा, दिल्ली भारत की राजधानी है। फिर मैंने द्वितीय भाषा, जो टारगेट लैंग्वेज जो मैं सिखाना चाहती थी, उसमें ही वही वाक्य लिखा। तो यहाँ पर टीचिंग की यूनिट जो है वो है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। इसके बाद आ गया आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसे हम श्रवण भाषिक विधि भी कहते हैं। भाई क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत जल्दबाजी थी कि जो एनिमी, दुश्मन है, उनकी भाषा सीख ली जाए, ठीक है, ताकि उनके कोड, उनके मैसेजेस को तोड़कर समझा जाए। तो ऑडियो एड्स का काफ़ी यूज़ किया गया। जो स्किनर थे, उनकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रेखीय अनुदेशन जो उन्होंने दिया था, उसके तहत भाषा को जल्दी से सिखाया गया। तो मौखिक अभ्यास के माध्यम से भाषा पैटर्न की पुनरावृत्ति और उसके सुदृढ़ीकरण, यानी पक्का करने पर बल। फोकस किस पे था, सुनकर भाई कोड तोड़ लो। इसको हम आर्मी विधि भी कहते हैं। द्वितीय भाषा सीखनी थी जल्दी से जल्दी। टारगेट लैंग्वेज, यानी जो दूसरे दुश्मन की भाषा, ठीक है, टारगेट वही ना, ठीक है, उसकी भाषा समझना। एक आया आपका CLT, जो आजकल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से पैडागोजी में देखा जाता है। बहुत बढ़िया है, सकारात्मक नज़रिए से देखिएगा। बात यह है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो सहज होते हैं। इसको हम संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कहते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, ज़्यादा बोलने पर बल होता है, ठीक है। इसको देने वाले थे डेल हाइम्स, ठीक है। जैसे हम बोले खुद का परिचय दो, अपनी हॉबीज़ का बताओ, तो हम जितना यूज़ करेंगे, जितना, तो हम ज़्यादा डरेंगे नहीं और हम अच्छी तरीके से जो भाषा सीखना चाहते हैं उसको बेटर तरीके से प्रयोग करते हुए सीख जाएंगे, संप्रेषण के माध्यम से। आपका व्यक्तिगत अनुभव बनाए, बताइए। ऐसी बातों को करोगे तो हर कोई सहज तरीके से बात कर पाता है। सांस्कृतिक संदर्भों में कौशलों का विकास होता है। कॉन्वर्जेशन, संचार और अंतरक्रिया पर बल होता है और ये काफ़ी अधिगमकर्ता केंद्रित है और बहुत सकारात्मक तरीके से सीटेट की पैडागोजी में इसको देखा जाता है, CLT को। अगली विधि है भाई आपकी TPR, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, यानी कि आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं साथ ही साथ शब्द बोलते हुए। इसको दिया था, आग लगा दी, जेम्स एशन ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्ट्रेस फ्री है, मज़े मज़े में बच्चा सीखता है, शब्दावली से प्रयोग होता है, ध्यान से सुनकर
एक्शन के साथ उस शब्द को रिलेट कर लेता है, हेड हेड है, तो कई बार फिर मैडम अगर बोलेगी हेड हेड, तो हेडेक हो रहा है, तो हेडेक यानी मेरे हेड में सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा रिलेट भी कर लेगा। तो बहुत छोटी क्लास में काफ़ी यूज़ की जाती है ये, ठीक है। लिसनिंग पर इसका ज़्यादा फोकस हो जाता है, ठीक। और डिसलेक्सिक जो पढ़ने में दिक्कत है उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है, मगर भाई टाइम बहुत लगता है इसमें, ये तो कमी है। इसके बाद आ गया स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं संरचना उपागम। इसमें हमारे स्ट्रक्चर सिखा दिए जाते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके शब्दकोश से भी ज़्यादा। ऑर्डर क्या होता है आपका, सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करके उनको एनालिटिकली और उनका लॉजिकल अरेंजमेंट किया जाता है कि लर्नेबिलिटी कैसे वो सीख सकता है, टीचेबिलिटी टीचर कितना पढ़ा पाएगी, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी की कितना बार बार यूज़ हो रहा है, रेंज कितना उसका विस्तार है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिमेरिट ये है कि काफ़ी मैकेनिकल और बोरिंग हो जाता है जब हम स्ट्रक्चर्स के पीछे पड़ जाते हैं। तो एक और मेथड है, वो है सजेस्टोपीडिया। इसको देने वाले थे जॉर्जी लोजानो वी। भाई ये बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट एजुकेटर थे। आज की डेट में ये मेथड आउट ऑफ डेट है। इसको हम सकारात्मक सुझाव विधि भी कहते हैं कि भाई क्या किया जाता है, इसमें सकारात्मक सजेशंस दिए जाते हैं। इससे अधिगम करता ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है और उससे उसका अधिगम बेटर होता है। एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, म्यूजिक है, कंफर्टेबल रिलैक्सिंग पोजीशन में बच्चे को पढ़ाइए, बेटर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होगा। मगर करे कैसे, तो वो चीज़ ढंग से नहीं बताई, तो वो एक इसकी बड़ी कमी थी। एक है आपका TBLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके अप्रोच से जुड़ा हुआ है कि कोई कार्य करते हुए आप जो है भाषा शिक्षण करा रहे हैं। अब कार्य होगा तो भाई भाषा का यूज भी होगा, आप आपस में बात भी करोगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे लगे रहोगे। अगर हम मीनिंगफुल टास्क कराते हैं, अर्थपूर्ण कार्य है, तो हम चारों स्किल्स LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग का अधिगम होगा, ना कि सिर्फ आप शब्दावली बच्चे को रटाएंगे। आप प्रामाणिक यूज करेंगे भाषा का जब आप एक कार्य कर रहे हैं, बच्चों से कार्य करवा रहे हैं, और एक असली का कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि प्री टास्क बच्चे लगेंगे, स्टैंडर्ड को कितना पाया, कार्य के दौरान आप क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे, फिर कार्य करेंगे, और कार्य को फिर देखेंगे भाई कैसा रहा कार्य, कोई कमी रही क्या, कितना पहुंच पाए जो हम लेकर चले थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उद्देश्य जो लेकर चले थे इस टास्क को करने से ये होगा, तो वो कितने अचीव करें, ठीक है। तो टीचर रिव्यू करेगा, अगर ढंग से नहीं हुआ तो फिर से टास्क कराएगा। एक और है भाई साइलेंट वे, मौन तरीका, चुप रहना। अब भाषा शिक्षण का एक तरीका जिसमें टीचर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती, चुपचाप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बातचीत करते हुए सुनती है। बच्चों को, स्टूडेंट को ऑटोनोमी मिलती है, वो खुद अपनी अधिगम के लिए उत्तरदायित्व महसूस होता है उन्हें, और खोज कर सीखते हैं। इसको दिया था कैलिब गटैगो ने, ठीक है। लर्नर्स को प्रोत्साहित करे, जितना हो सके उतनी भाषा को वो प्रोड्यूस करे, पॉजिटिव शाब्दिक अंतरक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, पीयर कोलैबोरेशन से सीखते हैं। कोलैबोरेशन यानी कि एक लक्ष्य को लेकर की गई गतिविधियां, तो ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है। रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। टीचर चुपचाप सुगमकर्ता का रोल करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। बच्चे अपने स्वयं की कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं भाषा के विभिन्न पक्षों के। अगला है भाई डुबो देना, डुबकी, ठीक है। तो भाषाई निमज्जन या विसर्जन विधि, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को कहीं पर कोई भाषा सीखनी है, तो ये है कि वहीं पर उसी देश में जाकर उनकी भाषा को, जैसे मातृभाषा हम अर्जित करते हैं, तो ऐसी उनकी भाषा को अर्जित कर ले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आया था एक बार कि एक बच्ची को अमेरिका में जाकर वो उसी माध्यम में पढ़ रही है सभी विषयों को, और उसी में बोल रही है, उनके ही कल्चर में हर चीज़ में पार्ट ले रही है, तो वो लैंग्वेज इमर्जन कहलाता है, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छी तरीके से भाषा में प्रवाह आता है। मगर भाई ऐसे तो पूरा बहुत सारे लोग कनाडा जाके बस जाएंगे, ठीक है। तो वो तो फिर जिसकी एलिजिबल होता है वही जा पाता है असली तरीके से। वो कह रहा है कि भाई सबसे अच्छा तरीका नेटिव स्पीकर जैसी, अगर आपको मूल निवासी जैसी प्रवाह चाहिए तो उनके कल्चर में डूब जा, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। आगे अगर हम बात करें सिचुएशनल अप्रोच, यानी स्थिति मूलक भाषा, यानी कि जो परिस्थिति है उसमें आप जो करेंगे, तो रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती हैं, उनको प्रेजेंट किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, और फिर प्रोडक्ट निकल कर आता है।
ओरल पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स को यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप जो है सिचुएशन में जो भाषा आ गई, जैसे कोई परिस्थिति है उसमें भाषा, जैसे एक परिस्थिति है मैडम बाहर जाना, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन, तो वो बच्चा वो परिस्थिति के अनुसार ऐसे उंगलियां भी सीख लेता है। ठीक है, तो वैसे वो बोलना सीख जाए। ठीक, और एक्शंस और स्टेटमेंट साथ के साथ जाती हैं। अब आपके कुछ और क्वेश्चन आते रहे हैं, ये प्रथम भाषा शिक्षण जब हम कराते हैं तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। वो है पद्य शिक्षण की विधि, यानी आप पोएम पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। प्राथमिक पर देखिए गीत विधि, कविता पाठ को एक लय में सुना सकते हैं। अभिनय विधि, आप नाटक भी कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, पोएम सुनाते हुए, ये पोएम की है भाई सारी। ठीक है, अर्थबोध या शब्दार्थ विधि कि आप एक एक मुश्किल वर्ड को समझाते हुए पढ़ा रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर देखिए आप व्याख्या कीजिए। व्याख्या आता था ना कि इसको व्याख्या कीजिए, तो आपने वो एक स्टेंजा जो है उसको डिटेल में टीचर ने समझा दिया, वो है भाव छंद अलंकार। एक होती है क्वेश्चन आंसर विधि, जिसको हम खंडान्वय विधि भी कहते हैं। ठीक है, कविता पर क्वेश्चन करना। उच्च माध्यमिक और उच्च स्तर पर आपकी होती है तुलना विधि, सेम भाव डिफरेंट कवि के, सेम कवि के डिफरेंट भाव वाली पोयम। व्यास विधि, अर्थबोध विधि की बड़ी बहन होती है व्याख्या विधि, व्याख्या विधि की बड़ी बहन है आपकी व्यास विधि। व्यास विधि में हम क्या करते हैं, कथावाचक की भांति कविता सुनाना। ठीक है, वो बड़े फेमस हैं आजकल कई लोग, एक लेडी भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो वो व्यास विधि की तरह पूरा गीता सुनाती हैं। समीक्षा विधि, जिसको शास्त्रीय विधि भी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स, प्रॉब्लम जो पोयम है उसकी आलोचना भी करना, क्रिटिकल रिव्यू देना। व्याकरण शिक्षण की विधि है निगमन सूत्र विधि, वाक्य में आप सीधा फॉर्मूला दे दो, व्याकरण के ये नियम है। आगमन, बच्चों के एग्जाम्पल से वो नियम बना रहा है, आगमन निगमन दोनों का यूज हो रहा है। भाषा संसर्ग विधि, आप जो है संग संग तेरे संग संग में संग जाएगी तू रंग, तो मतलब ये है कि भाई जो बहुत अच्छी व्याकरण जिसको आती है, प्रोफेसर के साथ घूम घूम के भाषा ही सीखनी है, तो वही है कि व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। कोई जो रचना या कविता, तो इसमें नियमों की खोज और विश्लेषण शामिल है। समवाय विधि क्या है, रचना पढ़ाते पढ़ाते साथ के साथ आपने जो है आपने व्याकरण जो है वो सिखा दी। इसके बाद रचना शिक्षण की, रचना शिक्षण अभी आपको पद्य शिक्षण का बताया, रचना यानी कि आप कोई पैराग्राफ, एसे, लेटर ये सब करवा रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पर आप खेल विधि, टुकड़ों पर लिखे अक्षर जोड़कर बच्चा शब्द बना सकता है। शब्द प्रधान विधि, जो भी दिमाग में आए उस पर लिखे। चित्र रचना, चाचा चौधरी का चित्र दिखा दिया उस पर लिख रहा है। क्वेश्चन आंसर विधि, किसी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर। अनुकरण विधि, ये ऐसे याद कर ले, जैसे माई फ्रेंड का ऐसे याद करके माई फादर पे कई टेप देते हैं, तो भाई वो तो खैर गलत है, मगर वो अनुकरण विधि का ही एग्जाम्पल है। आगे आगे आपका रचना शिक्षण की विधि माध्यमिक स्तर पर उद्बोधन, यानी कल्पना शक्ति को उद्बोध, यानी कि बहुत आग लगा दी कल्पना शक्ति में और फिर लिखना। प्रबोधन, इसको सूत्र विधि, रूपरेखा विधि कहते हैं। गाइडेड राइटिंग की टीचर ने एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। मंत्रणा स्वाध्याय विधि, टीचर सुगमकर्ता का रोल प्ले कर रहा है। प्रवचन विधि, व्याख्यान, स्मृति लेखन, टीचर सेंटर, टीचर ने बोले जा रही है और बच्चा लिख रहा है, मतलब बड़े लेवल पे व्याख्यान प्रवचन उसमें आ जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है, तो हमें याद आना चाहिए TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया जेम्स सेशन ने जो दी थी, हेड शोल्डर नीज टोज वाली। संगीता अपनी क्लास में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां कराती है, ठीक है, जो स्टूडेंट के जीवन अनुभवों से संबंधित है। तो भाई वो ऑडियो लिंग्वल कोई ड्रिल वगैरह नहीं करा रही, ना ग्रामर ट्रांसलेशन है, वो कम्युनिकेशन संप्रेषणात्मक जो है भाषा शिक्षण का यूज कर रही है। स्ट्रक्चर्स की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है। आर्मी विधि, ऑडियो लिंग्वल, ओए जितने जो दुश्मन थे उनके मैसेजेस जो है वो डिकोड कर लेंगे, तो इसका आंसर रहेगा ए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, देख जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।